हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार टेलेट का 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गोद में छोटा नगर में ढिंढोरा का क्या अर्थ है। तो गोद में छोटा नगर का ढिंढोरा का अर्थ होता है पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। लोकतृति गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा, इसका अर्थ होता है लोकतृति मुहावरे का कि पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा हिंदी की एक प्रसिद्ध लोकतृति जिसका प्रयोग अक्सर हिंदी के लेख, निबंध आदि में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछा जाए कि कृष्ण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं विष्णु, राधापति, घनश्याम, मुरारी, माधव, गिरिधर, केशव, गोपाल, गिरधारी, मुरलीधर, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, गोविंद, नंदनंदन, राधारमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, मुरलीधर, कंसारी, रणछोड़, बंशीधर, गिरधारी, नंदलाल, कमलनाथ, अचला, अच्युत, अद्वितीय, आदिदेव, आदित्या, आजन्मा, अजया, अक्षरा, अमृत, अनाधि, आनंद सागर, अनंता, अनंतीज, अनया, अनिरुद्धा, अपराजित, अभियुक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, दानवेद्रो, दयालु, दयानिधि और देवादिदेव, देवकी नंदन, देवेश, धर्माध्यक्ष, गोपाल, प्रज्ञा, ज्ञानेश्वर, हरि, हिरण्यगर्भा, ऋषिकेश। तो ये तो हो गए आपके कृष्ण के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्र सरनामी लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह ये युद्ध ना उभर पाए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत राष्ट्र थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि भारत में सबसे ऊंचा जो सड़क है वो कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा सड़क है कंचनजंगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बीआरओ को भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ सबसे दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए बीआरओ ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सो गाइस, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। तो जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोपित किया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, अथवा जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभद्र आरोप कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इस पंक्ति में हो जाएगा यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, यहां पर बेर शब्द 2 बार दिया गया है, पर इसका मतलब अलग अलग है। किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? तो हिंदी में कुल 9 काव्य रस हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भरत ने नाट्य शास्त्र ने मूलतः 9 रसों को ही मान्यता दी है। भक्ति को भाव माना जाए या रस, इस पर काव्य शास्त्रियों ने किंचित विवेचन किया है। मम्मट ने सर्वप्रथम काव्य प्रकाश में भगवत विषयक रति को स्वतंत्र भाव की संज्ञा दी। रौद्र रस का स्थायी भाव का यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है क्योंकि क्रोध के कारण ही व्यक्ति में रौद्र रूप का आवरण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रधनुष के मध्य रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य रंग होता है हरा रंग। इंद्रधनुष एक मौसमी परिघटना है जो वातावरण में उपस्थित जल कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन अपरावर्तन तथा प्राकृतिक के कारण होती है। इसमें प्रकाश निम्नलिखित वर्णों में विभाजित हो जाता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी। स्पष्ट है कि इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि इससे अभिसारित समांतर प्रकाश पुंज प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था, स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दामोदर नदी घाटी के बारे में। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर बनाया गया था। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो इस क्वेश्चन से दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तब क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में जान लीजिए आप लोग, चंद्र ग्रहण होता क्या है और ये कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आती हैं और सूर्य की किरणों को सीधे चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा पर होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, लेकिन चंद्रमा केवल सूर्य की डिस्क को आंशिक रूप से कवर करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है किस में रूपांतरित हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश को क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अवशोषित करके और रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करके कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। जब 1942 में बलिया, तमलुक और सतारा में बन गई थी, आज़ाद सरकारें ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया
टैक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत की? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। कन्हैया सिंह ने कहा है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 7 वर्ष पूर्व 1850 में काशी में जन्मे भारतेंद्र को आधुनिक हिंदी और नाटक साहित्य का जनक माना जाता है। कवि के रूप में उनकी ख्याति एक नई धारा के प्रवर्तक के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जान लीजिए। इनका पूरा नाम है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद 5 जून 1973 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीताम्बर का संधि विच्छेद होगा पीत धन अंबर। अगर पूछा जाए पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पीताम्बर में बहुप्रिय समास है। और बहुप्रिय समास को पहचानने का तरीका यह है कि जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। जैसे कि पीताम्बर यानी कि पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। अब देखिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 11-2 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 13-17 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर। फिर आप देखेंगे फिर 2 का अंतर होगा, फिर 4 का अंतर हुआ, यानी कि फिर 2 का अंतर होगा, यानी कि 23 आ रहा है, 24-25। राइट आंसर होगा 25। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सोपान कृषि होती है, तो सोपान कृषि उत्तराखंड में होती है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। इन प्रदेशों में मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के दौरान को बहाने से रोकने में सहायक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर बात कही गई हो कौन सा अलंकार है? जिसमें बढ़ चढ़कर बात कही गई हो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब कोई बात बहुत बढ़ चढ़ाकर कर अतिरंजित रूप में कही जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ जाकर ले आओ में कौन सा सर्वनाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा होती है डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत व्यष्टि धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कर्मधार समास है? श्वेतांबर में कर्मधार समास होगा। कर्मधार समास की परिभाषा देख लीजिए। ऐसा समास वाक्य जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उसमें का संबंध हो, उन्हें कर्मधार समास कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सुमंत बुलाया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, जब एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब वहाँ पर अलग यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार की जो परिभाषा है वो मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सपना समझकर भूल जाना में कौन सा अलंकार है? सपना समझकर भूल जाना में हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा जान लीजिए आप लोग। अर्थ, उपमा
ये आपका अर्थ है, परिभाषा बाद में बताऊंगा मैं आपको। उपमा शब्द दो शब्द यानी कि उपधन माँ से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है पास या निकट से, और माँ शब्द का अर्थ होता है देखना या तुलना करना। अर्थात उपमा का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरी वस्तु या व्यक्ति के बीच समानता दिखाई जाती है, उसे उपमा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए अब आप लोग। जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक समान बताने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उर्विहिक सा उड़ रहा है नील गगन के बीच में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है? तो यण संधि का उदाहरण हो जाएगा श्वान। यण संधि की परिभाषा जान लीजिए आप लोग। यण संधि की परिभाषा, इक जैसे कि छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि, ला वर्ण के परे आसमान स्वर होने पर इक, छोटी ई, ऊ, री, ला के स्थान पर क्रमशः यण संधि में या वा रा ला का आदेश होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का जो वाहक मच्छर है वो एडिस मच्छर। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से एडिस मच्छरों द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है जो दिन के दौरान काटता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत सन 1915 में लौटे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। 9 जनवरी 1915 की सुबह मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दांतों का डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो दांतों का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। मुख्य द्वार मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्य द्वार से आरंभ होती है जहां पर आहार को चबाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर कार्य करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरल में किसी बिंदु पर दाब बढ़ता है तो वही दाब तरल के प्रत्येक बिंदु पर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पालक की पत्तियों में विटामिन ए पाया जाता है। पालक में विटामिन बी, सी और ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी भरपूर हैं। ये सभी तत्व बालों की लंबाई के लिए बेहद जरूरी है। पालक में मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन के बहाव को बढ़ाता है। तो इसमें देखिए गाइस, विटामिन ए नहीं होगा, पालक में विटामिन बी, सी और ई पाया जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक सेल का दूसरा नाम है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल बैटरी वह सेल है जिसमें रासायनिक अपक्रिया केवल एक बार ही होती है, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरियां प्राइमरी सेल इन हिंदी कहते हैं। हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हुंडरू का जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात रांची स्वर्ण रेखा नदी के दौरान बनाई गई है, जहां 320 फीट की ऊंचाई से गिरती हुई जो राज्य के उच्चतम जलप्रपात में है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। 16 से 17 जनवरी 1965 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। देवधर जिले के रोहिणी नामक स्थान से ये क्रांति शुरू हुई थी। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवधर जिले के रोहिणी नामक जगह पर
अमानत अली, सलामत अली और शेख हारू बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार देते हैं और इस जुर्म के लिए इन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है और इस तरह से बिहार की क्रांति शुरू हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पावापुरी जो है गाइस ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसके बारे में जान लीजिए कि पावापुरी कहाँ पर स्थित है। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोधगया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर। यह जैन धर्म के मतालंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है गाइस ये CO2 गैस से होता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद में सबसे ज़्यादा है। इन गैसों से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला क्वेश्चन, गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है गाइस ये टंगस्टन का बना होता है। दीप्तिमान लैंप या फिलामेंट बल्ब, एक दीप्तिमान लैंप अनिवार्य रूप से एक खाली ग्लास बल्ब में रखे गए उच्च प्रतिरोध धातु के एक महीन तार के होते हैं और इसके माध्यम से धारा के पारित होने से चमक को गर्म किया जाता है। 1879 में एडिसन द्वारा पहली बार व्यावसायिक रूप से इस तरह के लैंप का उत्पादन किया गया था, जिसमें कार्बोनेटेड पेपर के फिलामेंट थे जिन्हें बाद में कार्बोनेटेड बॉस से बदल दिया गया था। उन्हें प्रतिरोधकता के ऋणात्मक तापमान गुणांक का नुकसान था। इन सभी लैंपों को टंगस्टन लैंप से हटा दिया गया था, जो लगभग 1937 में व्यावसायिक रूप से उत्पादित किए गए थे। टंगस्टन की श्रेष्ठता मुख्य रूप से फिलामेंट के अनुचित वाष्पीकरण के बिना उच्च परिचालन तापमान का सामना करने की क्षमता में निहित है। उच्च कारक तापमान की आवश्यकता इस तथ्य के कारण है कि दृश्य विकिरण की मात्रा तापमान के साथ बढ़ती है और इसी तरह चमकदार स्रोत की विकिरण दक्षता भी होती है। टंगस्टन का गलनांक 36-55 डिग्री के होता है, जबकि ऑस्मियम का 29-72 डिग्री के और टैंप लैंप का गलनांक 31-72 डिग्री के होता है। दरअसल कार्बन का गलनांक टंगस्टन की तुलना में से अधिक होता है, लेकिन इस तापमान से अधिक तेजी से वाष्पीकरण के कारण इसका ऑपरेटिंग तापमान लगभग 20-73 डिग्री के तक सीमित होता है। दीप्तिमान लैंप के फिलामेंट के लिए आदर्श सामग्री वह है जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एक उच्च पिघलने और इसलिए संचालित तापमान। दूसरा है एक निम्न वाष्प दबाव। तीसरा है एक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न तापमान गुणांक। चौथा है तन्यता और पांचवा है कंपन को झेलने के लिए पर्याप्त यांत्रिक शक्ति। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5 के प्रथम 8 गुर्जों का योगफल क्या होगा। तो 5 के प्रथम 8 गुर्जों का जो योगफल होता है वो होता है 180। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है गाइस ये ऊर्जा के नियम से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम CU से बड़ा होता है। जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है, परंतु जब स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में व्यय होता है एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि में व्यय होता है, अतः CP और CU से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। उत्पादन का अर्थ होता है मनुष्य केवल वस्तु का रूप बदलकर या अन्य किसी तरीके से वस्तु का उपभोग योग्य बना सकता है। इस प्रकार कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल आदि उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन लगाते हैं। वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग लगना ये गाइस ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्रियाविधि उदाहरण अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना परिवर्तन प्रक्रिया रोकने के उपाय। आपसे अक्सर देखा होगा कि लोहे की बनी न्यू वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है, लेकिन
जब हम पुरानी लोहे की वस्तुओं को देखते हैं तो इसका रंग कुछ काला लाल हो जाता है, ऐसा संचारण के कारण होता है। अर्थात जब लोहा वायुमंडल, ऑक्सीजन और नमी पानी के संपर्क में आता है तो लोहा इनके साथ क्रिया करके कुछ अवांछित यौगिक बना लेता है और लोहे का क्षय होने लगता है और इसी कारण इसका रंग भी बदल जाता है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था, जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए शब्द होता है सर्वज्ञ होता है। अर्थात जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था KMnO4 में मैग्नीज संख्या क्या है? तो KMnO4 में मैग्नीज संख्या होती है +7। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो गाइस बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एल्केन का रासायनिक सूत्र। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तभी सभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।